हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर करने जा रहे हैं कंज्यूमर राइट्स। हालांकि बोर्ड एग्जाम में तो ये चैप्टर इस तरीके से नहीं आएगा थ्योरेटिकल, लेकिन ये आपके प्रोजेक्ट में आएगा और कई स्कूल्स में इसको हो सकता है कि वो इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से पूछ सकते हैं। तो ये चैप्टर कर लेने चाहिए और नॉलेज के हिसाब से भी ठीक है। कंज्यूमर राइट्स, कस्टमर, कंज्यूमर एक ही बात है। ग्राहक के अधिकारों के बारे में चैप्टर है, वो हमें बता रहा है। तो इसमें क्या क्या हमको देखना है वो सारी चीजें हैं। देखिए, मार्केट दो से डिवाइडेड है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूसर जो 3 सेक्टर्स हैं हमारे, हम पहले पढ़ चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। वो तीनों सेक्टर्स के होते हैं। कंज्यूमर में हमें एक ही आदमी 2 रोल भी प्ले कर सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी की कपड़े की दुकान है तो वो अनाज खरीदने जाता है तो कंज्यूमर हो जाता है, जब वो कपड़े बेचता है तो प्रोड्यूसर हो जाता है। ठीक है। कोई हलवाई है, उसकी मिठाई की दुकान है, वो जब मिठाइयां बेच रहा है तो प्रोड्यूसर है। बहुत सतही एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। और जब वो कपड़े खरीदने जा रहा है तो वो कंज्यूमर है। कोई मोबाइल की शॉप वाला है, वो अपनी दुकान के अंदर प्रोड्यूसर है, और जब वो कपड़े खरीदने जा रहा है या मिठाई खरीदने जा रहा है तो वो कंज्यूमर है। बिकॉज अभी फेस्टिवल टाइम्स है, बिकॉज अभी कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट है, तो वो देखना जरूरी है। पहले तो ये भी समझना जरूरी है कि क्या कंज्यूमर राइट्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं, अधिकार क्या होते हैं। तो इन अधिकारों के अवेयरनेस नहीं होने से पहले क्या होता है, देखिए, आप कोई भी मार्केट में चीज परचेज करते हैं तो उसकी एक इनवॉइस होती है जिसको सामान्य भाषा में हम बिल कहते हैं। ठीक है ना। जैसे ही आपने आज के टाइम पे देखा होगा कि आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो वो आप मान लीजिए उससे थोड़ी बार्गेनिंग करते हैं तो कहता है जी मैं फिर बिल नहीं बनाऊंगा, पक्का बिल नहीं बनाऊंगा। वो हम गड़बड़ करते हैं, क्योंकि अगर हम उससे बिल नहीं बनवाएंगे तो मान लीजिए आपने मोबाइल परचेज किया, आपने फॉर एग्जाम्पल 40,000 का कोई मोबाइल परचेज किया। ठीक है, कोई भी सैमसंग का या कोई भी XYZ आपने मोबाइल परचेज किया। आपने कहा भैया ये तो प्राइस टैग है, जो हम नॉर्मल बार्गेनिंग की पार्लेंस में बातें करते हैं, थोड़ा देखो ये देखो फलाना। उसने कहा भैया ठीक है, मैं आपको 35,000 में मोबाइल लगा दूंगा। ठीक है, ठीक है मैडम, मैं आपको 35,000 में मोबाइल दे दूंगा, लेकिन मैं इसका बिल नहीं दूंगा। अब हम क्या करते हैं, ये 5,000 रुपए के लालच में, ठीक है यार 5,000, मैं ये आपको ताजा तरीन एग्जाम्पल बता रहा हूं कंज्यूमर फ्रॉड का। हम वो मोबाइल परचेज कर तो लेते हैं। अब हम आ गए, मान लीजिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने बाद, फॉर एग्जाम्पल 2 महीने बाद उसकी चार्जिंग में प्रॉब्लम हो रही है, इसके किसी में प्रॉब्लम हो रही है। आप वहां जाते हैं, पहले तो मान लीजिए कोई अच्छा दुकानदार है तो वो अपनी रेपुटेशन के हिसाब से वो कहेगा ठीक है भैया मैं देख लेता हूं। या मान लीजिए कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम है तो कहेगा भैया जो इनका टिपिकल है, या मैडम ये तो वहां से बनकर आया है, मैंने तो बनाया नहीं है, आई एम नॉट द प्रोड्यूसर ऑफ दैट मोबाइल, मैंने तो मोबाइल को बनाया नहीं, ये है। अब आप बात झगड़ा और वो बढ़ गया, ज्यादा और बढ़ गई। हम एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं, हम वहां से चले गए, तो अब हमारे पास क्या राइट है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। क्या हम वो 35,000 रुपए भूल जाएं हमारे? ये सारी चीजें हम क्लेम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बिल नहीं है। यदि हमारे पास बिल होता, मैं बेसिक आपको सारी चीज समझा रहा हूं, इफ वी वुड हैव टेकन बिल, अगर हमारे पास बिल होता तो हम क्लेम कर सकते थे। देखिए, हर चीज की रिसिप्ट लेनी चाहिए। एक तो रिसिप्ट बोलते हैं गलत है, रिसिप्ट लेनी चाहिए। जैसे आप फी भी जमा कराते हैं, फी डिपॉजिट करते हैं तो उसकी रिसिप्ट मिलती है ना, वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, यहां हम ये समझते हैं, और आपके यहाँ एक कोलाज भी इन्होंने दिया हुआ है, देखिए कंज्यूमर राइट्स में, ड्यू टीचर गेट, मोबाइल फोन का ही है, फ्लॉट 4 बिल, इंश्योरेंस फर्म टू पे। ये किस तरीके से उन्होंने दिखाया कि कंज्यूमर में जो कंज्यूमर अवेयरनेस और ये सारी चीजें हैं, वो हम जो है उसमें किस तरीके से आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं। ठीक है ना, ग्राहक सेवा केंद्र, तो उनके साथ क्या क्या समस्याएं होती है, वो सारी चीजों का निवारण होता है। अच्छा, वी इसमें फिर है, वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट बोथ एज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर पार्टिसिपेट्स इन द मार्केट व्हेन दे परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे नीड, दे आर द फाइनल गुड्स दैट पीपल एज कंज्यूमर यूज। अब हर चीज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। प्रोड्यूसर, हमने देखा था वो चैप्टर याद करो, 3 सेक्टर्स, उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखा था। दोनों में डिफरेंस क्या था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है क्योंकि उस ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं।
ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, नियम और कायदे बने रहते हैं वो, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नियम कायदे नहीं बने रहते हैं। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर यहां भी लागू होता है। कैसे? बेस्ट एग्जांपल है, इन दिनों आप देखेंगे फेस्टिवल सीजन में वो फुटपाथ पे बैठे रहते हैं, ठीक है ना, या ऐसे ऐसे ऑफर आते हैं प्रलोभन। इन दिनों आप देखेंगे आपके मोहल्ले में भी कोई आ जाएगा, ये कारपेट ले लीजिए, ये दरी ले लीजिए, फलाना ले लीजिए, सोफा कवर ले लीजिए। ये मैं आपको वही एग्जांपल से बता रहा हूं। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो आपको कोई रिसिप्ट नहीं देंगे, वो आपको कोई बिल बना के नहीं देंगे, भाव ताव आप कर लेंगे। अब मान लीजिए आपने 5 चादर खरीदी थी, अंदर 3 चादर खराब निकली, आप कहीं क्लेम करने नहीं जा सकते। तो कोई नियम कायदे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने बहुत जरूरी होते हैं। किसके लिए? मार्केट के लिए, बाजार के लिए। आप अपनी मर्जी से हर पे एक प्राइस टैग होता है, आप वो उसके, अब ऐसा नहीं हो सकता। आज आप कोई, मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, आपके मोहल्ले की दुकान में वो जो कोल्ड ड्रिंक की दुकान है वही है, दूसरे मोहल्ले उसी रोड में जो दूसरा शॉपकीपर है वो उसको ज्यादा प्राइस पे नहीं बेच सकता। हाँ यही, लेकिन अगर आप डी मार्ट जाते हैं, कहीं जाते हैं, वो कर सकते हैं, वो अपनी प्राइस। लेकिन जो प्राइस टैग है, इसीलिए ये भी देखा जाता है कि आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसकी पढ़िए, वो देखिए, कोई भी जो उस पे प्राइस है उससे ज्यादा मैं नहीं बेच सकता। डी मार्ट वाला या वी मार्ट वाला या रिलायंस वर्ल्ड उस प्राइस टैग से ज्यादा नहीं बेच सकता। ये बात याद रखिएगा। जो उसमें उन्होंने ऑफिशियल प्रिंट किया है वो उससे कम बेच सकते हैं ऑफर के लिए, प्रलोभन के लिए, लेकिन उससे ज्यादा पे वो नहीं बेच सकते हैं। ठीक है जी। अब क्या आता है, दूसरी चीज जो हमारे सामने है, जो बुक में भी आपके दिया हुआ है, एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग। अब हमने देखा था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसमें एक क्या चीज होती है कि अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, मैंने वो चाइल्ड लेबर वाली हमने बात करी थी कि छोटे छोटे बच्चों को लगा देते हैं ऐसी ऐसी चीजों में काम करने में कि वो एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई चीज नहीं होती। आजकल कोड भी आता है, जीआईएस कोड, एनवायरमेंट सेफ कोड, वो इस तरीके से इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है। प्लास्टिक इंडस्ट्री है जो एनवायरमेंट को खराब कर रही है, तो सारी चीजें देखनी थी। मैंने बताया था एगमार्क, आईएसआई का कोड। तो जब हम हर चीज पे इस सेक्टर में यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हैं तो कंज्यूमर्स के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। जैसे फिर वही, अभी पैंडेमिक के टाइम पे हर दुकान में क्या लिखा रहता है, आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, कोई भी दुकानदार ग्राहक को बिना मास्क के नहीं अटेंड करेगा, दुकानदार के पास प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, दुकानदार के पास सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। ऐसे ही मार्केट होते हैं, कई मार्केट होते हैं, वो मार्केट एसोसिएशन होती है, वहां पर जैसे मदार गेट की मार्केट एसोसिएशन है, तो उस मार्केट एसोसिएशन के अंदर वहां फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है, हर शॉपकीपर के पास ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। अगर कोई मॉल बना हुआ है तो उस मॉल में एग्जिट है, पार्किंग की पूरी व्यवस्था है, ये नगर निगम देखती है, सिविक बॉडीज देखती हैं। क्यों? कंज्यूमर के लिए देखती है कि कंज्यूमर के लिए वो सारी चीजें अवेलेबल है या नहीं। फिर इसमें दिया हुआ है, जो अगर हम देखते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन, इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑफन फाइंड देमसेल्फ, ये हो जाता है जब एक वीक पोजीशन, कंज्यूमर एक वीक पोजीशन में कब होता है? कंज्यूमर वीक पोजीशन में होता है जब मार्केट में मोनोपोली होती है। मैंने ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर याद करो, उस टाइम पे मार्केट में मोनोपोली थी, सिर्फ एक दो प्रोड्यूसर ही जब होते हैं तो कंज्यूमर बड़ी वीक पोजीशन में आता है। बेस्ट एग्जांपल है, मान लीजिए कोई छोटा कस्बा है, कोई छोटा गांव है, उस छोटे कस्बे और उस छोटे गांव में एक ही दुकानदार है, एक ही दुकान है, तो वो अपनी मोनोपोली चलाएगा। वो हो सकता है चीजों को महंगे दाम में बेचे, वो कहेगा साहब आप, उसे मालूम है कि कंज्यूमर्स के पास कोई चॉइस ही नहीं है, उसे मालूम है कि उसके कस्टमर्स के पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो अपनी मोनोपोली चलाएगा। ऐसा इंडिया में अर्ली 50s 60s 70s 80s तक बहुत ज्यादा होता था, दुकानदार अपनी मनमानी करते थे, वो हम आगे देखेंगे। तो ये जब भी मार्केट के अंदर, ये आप ध्यान रखिएगा, मोनोपोली होगी, एकाधिकार होगा, व्यवस्था एक ही के हाथ में होगी, तो वो गड़बड़ का काम है। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी एक दुकानदार होता है, देयर इज ओनली वन शॉपकीपर, या किसी भी एक ही की मोनोपोली होती है, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जैसे हम देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पे कई बार बिल गेट्स पे आरोप लगता है कि वो मोनोपोली करता है मार्केट में।
उसका कोई तोड़ नहीं है मार्केट में, तो वो अपने प्राइसेस को अपने हिसाब से तय कर लेता है, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। ग्लोबलाइजेशन में मैंने आपको बताया भी था कि सबसे अच्छी चीज मार्केट में क्या हो गई, हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल हो गई। वी हैव पेप्सी, वी हैव कोक, वी हैव स्प्राइट, हमारे पास चॉइस अवेलेबल है। हमें यदि चीजें समझ में नहीं आ रही है तो हम डी मार्ट में जाएंगे, वो हमको जहां ज्यादा ऑफर मिलेगा, कंज्यूमर के पास चॉइसेस हैं, उसको अगर डी मार्ट में ज्यादा चॉइसेस मिल रही हैं तो वहां जाएगा, उसको वी मार्ट में मिल रही है, उसको रिलायंस में मिल रही है, उसको जियो मार्केट में मिल रही है। जब मार्केट खुलता है, जो ग्लोबलाइजेशन में हुआ था, तो क्या होता है, मोनोपोली खत्म होती है। इस चीज को भी समझे, इसमें ये चीज आपके बताई हुई है। तो एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस, ये जो इसमें दिया हुआ है इसमें यही है, एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस happens in various ways. For example, sometimes trader indulge in unfair trade practices. ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या क्या होता है स्टूडेंट्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। वो किस तरीके से होती है वो अभी हम देखते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये पहले बहुत ज्यादा होता था, खैर अभी भी छोटे इलाकों में होता है। कम तोलना, ठीक है ना, वेइंग स्केल जो होता है, वेइंग स्केल जो होता है, पहले के टाइम में जो तराजू होता था, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक कांटा हो गया लेकिन उसमें भी हेर फेर करते हैं। जो तराजू होता था उसमें जो एक पलड़ा होता था उसमें नीचे वो कुछ चिपका देते थे, तो वो भार जो है वो ज्यादा हो जाता था। तो ये सारी चीजें, वो धोखाधड़ी कस्टमर के साथ, जैसे आजकल वीडियोस भी आ जाते हैं, आप देखते हैं फल बेचने वाले जो होते हैं वो किस तरीके से हेर फेर कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो अनफेयर मार्केट प्रैक्टिसेस हैं वो गलत है। गोल्ड के लिए हमेशा कहते हैं, ज्वेलरी के लिए हमेशा कहा जाता है कि हॉलमार्क होनी चाहिए। हॉलमार्क ज्वेलरी जो होती है वो पूरा 24 कैरेट गोल्ड तो खैर होता भी नहीं है, लेकिन वो उसकी शुद्धता गुणवत्ता की पहचान करती है, शुद्धता गुणवत्ता के लिए कहती है। तो एक ये बात समझनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में सबसे है, जैसे अभी अभियान चल रहा है, आपको देखना चाहिए, जो अभी जो हमारा है खाद्य सुरक्षा विभाग का है, वो शुद्ध के लिए युद्ध, क्योंकि दिवाली का टाइम है, आप देखेंगे वो मिठाइयों के सैंपल ले रहे हैं, मावा के सैंपल ले रहे हैं, और अभी तो रिसेंटली कह भी दिया कि हर एक को मिठाई की दुकान पे लिखना पड़ेगा कि ये कब से है क्या नहीं। लेकिन इसमें भी कमी है, आप देख रहे हैं, अखबार पढ़िए, मीडिया पढ़िए, उसमें क्या होता है कि जैसे ही उनका कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, वो जैसे ही एक दुकान पर जाते हैं और आधा घंटा लगता है सैंपल में, दूसरे दुकानदार बंद करते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, कंज्यूमर सफर कर रहा है। हम जो मिठाई खरीद रहे हैं दिवाली और उसके लिए, उसमें मिलावट है, मावा जहरीला है, नकली है, घी नकली है, जहरीला है। तो जो मिलावट का कंसेप्ट है ना, वो बहुत गलत है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में ये बहुत ज्यादा आता है। कम तोलना, ये इसके अंदर आता है। अडल्ट्रेट डिफेक्टिव गुड्स आर फूड, एक बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा गया था गुरुग्राम और इधर एनसीआर नोएडा और इस इलाके में। उसमें था कि जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो जब है ना कि ऑफ सीजन में कोल्ड ड्रिंक्स या कोई प्रोडक्ट्स बेच रही हैं तो वो हमको नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उनका पुराना बिका हुआ माल होता है उसमें वो लेबलिंग करके उसको मार्केट में चला देते हैं। ये कितनी बात है, तो कंज्यूमर के साथ, और ये बहुत गलत होता है। प्लीज स्टूडेंट्स, यू आर अवेयर, आप पढ़े लिखे हैं, यू मस्ट बी एन अवेयर कस्टमर। आप कोई भी प्रोडक्ट देखें सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट और ये देखें। कोई भी फूड प्रोडक्ट देख रहे हैं उसमें देखिए, अगर वो आपको जरा सा भी स्टेल लग रहा है, कोई डेयरी का प्रोडक्ट है उसमें स्मेल आ रही, प्लीज डोंट परचेज इट। मिठाइयां आप देखिए उस जगह से लीजिए जहां मक्खी मच्छर ये सब हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आप अवेयर होइए, अखबार में देखिए कहां कहां छापा पड़ रहा है, उन दुकानों में मत जाइए। तो यही तो है, व्हाट डू वी नीड अल्टीमेटली, जो हमारा कंज्यूमर है उसके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए। कई बार आता है ना, जागो ग्राहक जागो। आप इलिटरेट थोड़ी हो, आप देखिए वेइंग स्केल पे 1 किलो है तो वो 1 किलो पे जा रहा है, क्या करते हैं जल्दी जल्दी करते हैं, बातों में लगाते हैं। आप ध्यान दीजिए वो क्या कर रहे हैं, कम तोलना, मिलावट करना, ये वो चीजें हैं जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर स्टूडेंट्स आती हैं। इनको हमको ठीक करना जरूरी है। एक तो ये सारी चीजें हैं। मार्केट्स डू नॉट वर्क इन अ फेयर मैनर, पावरफुल वेयर कंज्यूमर परचेज इन स्मॉल अमाउंट एंड आर स्कैटर्ड। एक ये भी बात है, क्या होता है, जैसे जियो पे मोनोपोली का आरोप लग रहा है, मुकेश अंबानी रिलायंस पे मोनोपोली का आरोप लग रहा है कि भाई वो जियो के रेट्स पहले तो इतने कम कर देते हैं फिर अचानक बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब मोनोपोली हो जाती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी पॉलिटिकल उसके लिए, इको सोसाइटी के लिए, मोनोपोली गलत है। मोनोपोली वैसे ही है जैसे डेमोक्रेसी के लिए डिक्टेटरशिप है।
जैसे डेमोक्रेसी के लिए मोनार्की है, सेम वैसे स्टूडेंट, यदि किसी सोसाइटी के अंदर मोनोपोली है तो वो गलत है। यदि किसी भी सोसाइटी के अंदर एकाधिकार किसी कंपनी का हो रहा है तो वो बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। सो इन चीजों पे भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये सारी चीजों पे रूल्स रेगुलेशन इन सब की जो बात आ रही है वो कौन देखता है, वो अभी हम देखते हैं। अभी तक हमने सारी चीजें क्या देखी, वापस रिपीट कर रहा हूं कि जो कंज्यूमर है उसको मार्केट में सबसे पहले हमने जो देखी, कंज्यूमर को के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां से बाइंडिंग है, इसमें सबसे पहले तो है गवर्नमेंट का रोल, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल। अभी सरकार ने लगा रखा ना शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, लेकिन उसमें कोई डिफॉल्ट है, गवर्नमेंट को रूल्स बड़े खतरनाक, इनकी कोई सजा ही नहीं है, बहुत कम सजा होती है। आप इन दिनों देखना अलवर जयपुर के आसपास जो है खूब नकली मावा पकड़ा जाएगा, नकली घी पकड़ा जाएगा। अरे यही चीजें हैं, बड़े एनजीओ ने सर्वे करके बताया है, जो सोशल काम करते हैं समाज सेवक, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तानियों के अंदर जो इतनी लीवर की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, डायबिटीज और ये सब बढ़ रहा है, पहले भी तो मिठाई की दुकानें थी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये मिलावट जो हो रही है, अडल्टरेशन बहुत बड़ा खतरा है। मैं पर्सनली कहता हूं कि मिलावट करने वालों को तो चौराहे पे फांसी दे देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नस्लें बर्बाद कर रहे हैं। इवन आप देखिए वो इस तरीके, ये बच्चों के दूध के पैकेट्स में भी मिलावट करते थे, ये यहां तक मिलावट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत जो है अनफेयर प्रैक्टिस में वो होती है अडल्टरेशन की, नकली दवाइयां, नकली दूध के प्रोडक्ट, नकली कॉस्मेटिक्स। प्लीज सस्ते के लाभ में आप कोई कॉस्मेटिक्स जो आज के टाइम में सब लेते हैं, क्रीम भी लेंगे, हेयर ऑयल भी लेंगे, पाउडर भी लेंगे, सबको चाहिए, ठीक है, वैसलीन भी हम लेते हैं। तो हम पहले ये हमारा है कि वी शुड बी अवेयर, हमारे अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। वो अवेयरनेस कैसी, कि हम पहले उस शॉप की तहकीकात करें कि भाई ये इतने टाइम से है, रेपुटेड है, कंज्यूमर्स और भी इसके कस्टमर्स इसकी कहें नहीं भाई इनसे जो प्रोडक्ट लेते हैं कभी खराब नहीं निकलते, ये हमने इसकी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन ले ली, फिर हम वहां गए, हमने उस प्रोडक्ट को देखा, उनके डेट्स देखे कि ये कोई पुरानी डेट्स के प्रोडक्ट्स तो नहीं रखते हैं। ये सारी देखनी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, अवेयरनेस फैलानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये क्या होता है कि ये जो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस जो है वो इतनी नहीं होती है, और खासकर बिकॉज हमारी तो पॉपुलेशन इलिटरेट है गांव में, और इधर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे इसमें आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, ये कई बार होता था, जैसे जो मिल्क पाउडर छोटे बच्चों के आते हैं उसमें, इसमें क्या होता है, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। जो झूठे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जैसे जो फेयरनेस प्रोडक्ट्स पे भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ मचाई, फेयर एंड लवली क्रीम को कहा कि आप ये नहीं कर सकते, आप इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी क्रीम नहीं बनी है जो आदमी को बिल्कुल फेयर और गोरा कर दे, फिर तो पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट उनको टनों में खरीद लेता, लगाते रहते, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है, वो आपको ऐसे दूध के प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, मिल्क के प्रोडक्ट दिखाते हैं कि साहब बॉडी बिल्डर हो गया, अचानक दूध अंदर गया, वो प्रोटीन का पाउडर गया, ये सब फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, ये गलत होते हैं। जब आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ उसमें कहा था कि भाई जो हमारा दूध का पाउडर है वो माँ के दूध से बच्चा अगर से ज्यादा बेहतर है, अगर कोर्ट ने तुरंत एक्शन लिया, बिकॉज दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ कि एक छोटे बच्चे के लिए उसके माँ के दूध से बेहतर कोई और दूध है ही नहीं। आपका प्रोडक्ट जो है वो माँ के दूध को जो है वो नकारबल नहीं, बच्चों को हमारा दूध का प्रोडक्ट दीजिए। तो ये जो फॉल्स एडवर्टीजमेंट्स होते हैं ये गलत होते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक का ऐड देख लेते हैं कि कोई सेलिब्रिटी ने कोल्ड ड्रिंक का ऐड पिया और उसने पता नहीं क्या क्या कर दिया, इन चीजों में मत आइए। एडवर्टीजमेंट छलावा होता है, वो अल्यूरमेंट होता है, एडवर्टीजमेंट इज द सिनोनिम ऑफ अल्यूरमेंट, वो प्रलोभन होता है, खासकर कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में उसमें। इसीलिए एनजीओ सेलिब्रिटीज को कहते हैं कि वो एंडोर्समेंट ऐसी चीजों की ना करें। जैसे मैगी का बीच में उठा था कि भाई मैगी जो है वो इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो है उनके स्केल प्रोडक्ट्स हैं, वो सारी चीजें करते हैं, तो इन चीजों की तरफ हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन फिर वही बात है, वी हैव टू बी लिटरेट, हमें हमारे राइट्स और अवेयरनेस के बारे में पता होना चाहिए। आप खड़े रहने भैया चाहे कितना टाइम लगे, कई बार दुकानदार कहते हैं जी बिल बनाने में तो टाइम लगेगा, बोले ठीक है तो हम पैसे देने में भी टाइम लेते हैं,
ये आपका राइट है। जब आप पेमेंट दे रहे हैं तो आपको बिल लेना है, मेडिसिन का बिल लेना है, हर चीज का बिल लेना है। आप आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से कंज्यूमर कोर्ट में क्लेम करेंगे। जब आपके पास वो चीज होगी, वो सारी चीजें अवेलेबल होगी। जैसे बेस्ट एग्जांपल एक और है, ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है। अब हम ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेडिंग में आप रिव्यूज पहले पढ़ लेते हैं ना, आप सबसे पहले रिव्यूज पढ़िए, और रिव्यूज में भी जो 1 स्टार है उसे पढ़िए। 5 स्टार वाले जो आजकल तो हर जगह पेड होते हैं, 1 स्टार वाले पढ़िए भैया, किसने उसको सबसे लो रेटिंग दी है, क्या है प्रोडक्ट, सही निकल रहा है नहीं निकल रहा है। आजकल हम देखते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग शॉपिंग में भी कितनी ज्यादा फ्रॉड होती है, तो वो चीजें भी हमको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें दिया हुआ जैसे सिगरेट का, टबैको का हुआ था, गवर्नमेंट ने कहा था कि सिगरेट में एक तो वो जो है, जो सिगरेट के हैं उसमें एक तो बिच्छू, वो स्कॉर्पियन, कैंसर का एडवर्टाइजमेंट, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो लगाइए। एक ऐसा फोटो लगाइए जिसमें जिसको माउथ कैंसर हो रखा है, वो भयानक वो फोटो लगाई जाए। क्यों? क्योंकि इंजूरियस है। कहा, देखिए आज भी कहा जाता है ना, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, इन लोगों ने कोई भी सिगरेट शराब का विज्ञापन नहीं किया। अच्छी बात है, वाई? बिकॉज दे आर आइकन। अब ये आइकन है, इनको हम फॉलो करते हैं। एडवर्टीजमेंट, एंडोर्समेंट इंडस्ट्री है। जब आप कोई एक्ट्रेस को देखते हैं कि साहब वो किसी सोप का एडवर्टीजमेंट कर रही है, एंडोर्समेंट कर रही है, या तो एक जनरेशन उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। इसीलिए कोर्ट का कहना था कि जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, जो मूवी स्टार्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनको रोल मॉडल के रूप में फॉलो किया जाएगा। तो अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर ने, अच्छी बात है ना कि अभी तक कोई शराब का, अल्कोहल का, सिगरेट का एंडोर्समेंट नहीं किया। अच्छी बात है, बिकॉज वो जानते हैं कि उनको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। तो ये बात है। तो कोर्ट ने सिगरेट के लिए कहा था कि हर सिगरेट के उस पे जो है मैन्युफैक्चरिंग में दैट देयर प्रोडक्ट कुड कॉज कैंसर, या आप उसमें बकायदा लिखिए। गुटखा, सिगरेट और इन सब में लिखा हुआ आता है कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के हानिकारक है, धूम्रपान पीने से कैंसर भी हो सकता है। आजकल आप मूवीज में जाते हैं थिएटर में, उसमें पहले ऐड आता है। ये जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट, मैंने पहले कहा ना, रूल्स एंड रेगुलेशन तो सरकार के हाथ में है। सरकार रूल्स एंड रेगुलेशन, अल्टीमेट अथॉरिटी इज अंडर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट करती है। ये इसमें दिया हुआ है सिगरेट का। ठीक है, अब आता है कंज्यूमर मूवमेंट की बात। ये कंज्यूमर मूवमेंट पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो एक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं थे। कैसे इनकी शुरुआत हुई? वो 60s-70s में एज यूजुअल यूएस और यूरोप में शुरू हुई थी, जब वो जॉनसन को और बड़े बड़े जो थे मोनोपोली, उनके खिलाफ हुई थी। ये देखिए 1960 में हिंदुस्तान में कंज्यूमर मूवमेंट जो था वो एक सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट के रूप में था। 60-70 में लोग प्रदर्शन करते थे, धरना देते थे, ठीक है ना, नारे लगाते थे, लेकिन उसका कोई ऑर्गेनाइज्ड रूप नहीं था। कुछ सामाजिक आंदोलनकर्ता जो थे वो आवाज उठाते थे। किनके पीछे? जो 60s और 70s में होती थी ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग होती थी, ठीक है ना, होर्डिंग होती थी, ठीक है ना। पहले तो राशन शॉप होती थी। ब्लैक मार्केटिंग मतलब मार्केट से चीजों को गायब कर देते थे, बड़े भाव में वो सारी चीजों को खरीद लेते, जैसे प्याज है, आलू है, ये सारी चीजों को रख लेते थे, घी को रख लेते, फिर उसकी ब्लैक मार्केटिंग करते। गैस सिलेंडर की काला बाजारी आप देखते ना, महंगे महंगे दामों में उसे बेचते। होर्डिंग, चीजों एक साथ जमा कर लेते, जमाखोरी करना, ये सारी चीजें जो है 1970, 60, 70 में आप देख सकते हैं। ये जो पैराग्राफ है इसमें साफ दिया हुआ है, टिल द रैम्पेड फूड शॉर्टेजेस, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड एडिबल ऑयल गेव बर्थ टू दी मिलावट। भयानक में मिलावट होने लगी। मिलावट से कई लोगों की अचानक गांव के अंदर डेथ हो जाती थी। कई बार आप देखते हैं ना, विषाक्त भोजन खाने से गांव के अंदर बारात में इतने लोग मर गए, तबियत खराब हो गई। वो अडल्टरेशन, तेल में मिलावट हो जाती है। अब देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल है जो स्ट्रीट फूड मिलता है। आप खुद सोचिए, अजमेर के जो भी स्ट्रीट फूड हमारे यहाँ मिलते हैं, क्या कभी आप कोई उनकी ऑयल क्वालिटी चेक करता है? वो कौन सा तेल यूज में ले रहे हैं, कोई वो चेक करता है? हम वो उनको अपने पेट के अंदर डाल रहे हैं। कुछ भी बीमारी हो सकती है। अभी बीच में आया था वो, क्या होता है, कोई एक सॉस इन चीजों में डलता है, अजीनोमोटो, वो जो है वो कैंसर कर देता है इंटेस्टाइन का, वो बड़ा हानिकारक है। और हमारे यहाँ चाउमीन में, पिज्जा में, शीजा में, हर चीज में अजीनोमोटो डलता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। खैर हम बात कर रहे थे 60s-70s में ये बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में होने लगा, तो लोग अवेयर हुए, आंदोलन के रूप में ये होने लगा, एग्जीबिशन होने लगे। 70 के दशक में हमने देखा 70s में
जो था, ये आंदोलन 60s में सोशल मूवमेंट रहा। 70s में आर्टिकल्स लिखे जाने लगे, जब राशन की दुकानों पे सामान नहीं मिलने लगा। राशन की दुकानें, वो 60-70s का टाइम था जब राशन की दुकानों पे अनाज, ऐसे परचूनी की दुकानें हर जगह नहीं होती थी जो आज हम ग्रोसरी शॉप या कन्वीनियंस स्टोर हर गली मोहल्ले में देख लेते हैं, रिलायंस वर्ल्ड, ये 60-70s में नहीं था। अपने पेरेंट्स से पूछेगा, राशन की दुकानें होती थी जहां आज हमारी मेड्स फिट्स आती हैं, वहां से चावल अनाज ये सब लाना पड़ता था। या जो किराने की दुकानें होती थी, परचून किरान की दुकान, वो बहुत ज्यादा रेट्स हाई लगाते थे, वो ब्लैक मार्केटिंग करते थे, ये सारी चीजें करते थे। तो 70s में ये आंदोलन जोर पकड़ा, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से हम देखते हैं 1986 में, पहले तो 1985 में यूनाइटेड नेशंस में, मैं लिखकर समझा देता हूं जो क्रोनोलॉजी है कंज्यूमर उसकी, 1985 और 1986 में क्या क्या हुआ ये आप देख लीजिए। 1985 में यूनाइटेड नेशंस ने कुछ गाइडलाइंस और तय की, अभी हम उसको कर लेंगे। 1986 में कोपरा बनाया गया, कंज्यूमर वाला जो प्रोटेक्शन राइट था वो अभी बता देते हैं। 1985 में, ये हम यहां देख रहे हैं, कंज्यूमर इंटरनेशनल 1985, यूनाइटेड नेशंस adopted the UN guidelines for consumer protection. This was a tool for nations to adopt measures to protect consumer and for consumer advocacy group. 1985 में, अब सोचो जरा, यूनाइटेड नेशंस 1985 में जाके जागृत हुआ, जिसने कहा कि ग्राहकों के लिए, कंज्यूमर्स के अवेयरनेस के लिए काम होना चाहिए। और हिंदुस्तान में 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। 1986 यानी 50s 60s 70s 80s के शुरुआती दौर तक भारत में ग्राहक के लिए कोई कानून नहीं था, कोई नहीं था। यानी कि इतनी धोखाधड़ी हो जाती होगी, कितना हमारी पूर्व की जनरेशन ने इन सारी चीजों को, दुख को झेला होगा, कितनी ब्लैक मार्केटिंग हो जाती होगी। कोई भी चीज हमने खरीदी, अगर वो खराब निकली तो हमारे पास कोई दरवाजा खटखटाने को नहीं था। लेकिन 1986 में ये एक्ट बनाया गया, इस एक्ट के तहत पूरी एक जुडिशरी का कंसेप्ट बनाया गया। वो सारा कुछ जो है हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। फिर ये कुछ उन्होंने, बिकॉज ये आपके उसमें है, ये आप देख रहे हैं कंज्यूमर फोरम, हर जगह होती है कंज्यूमर फोरम, कोर्ट्स के अंदर भी कंज्यूमर का कोर्ट होता है, कंज्यूमर फोरम होती है, वो किस तरीके से वर्कआउट करती है वो हम आगे देखेंगे। क्या क्या चीजें होती है कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर सेल कैसे बना होता है वो देखेंगे, ताकि किसी के अगर ये इंटरनल्स में कहीं आ रहा हो या कहीं प्रोजेक्ट में आ रहा हो तो आपके समझ में आना चाहिए। और इवन स्टूडेंट, मैं हमेशा इस चैप्टर को इतना एक्सेंटुएट इसलिए करता हूं क्योंकि यू शुड बी अवेयर कस्टमर आप होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के माध्यम से कि ये क्या क्या है, कंज्यूमर राइट्स क्या है हमारे। बिकॉज आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, आप भी बाजार जाते होंगे, सामान खरीदते होंगे, तो आपको ये सारी चीजें अवेयर होनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर कंज्यूमर राइट्स उतने ही जरूरी हैं जितने पॉलिटिकल राइट्स जरूरी हैं। जैसे आपको वोट डालने का अधिकार है, आपको अपनी सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार है एक संयमित तरीके से, वैसे ही आपको पूरे के पूरे बी कंज्यूमर के राइट्स अवेयर होने चाहिए। और इवन आपको और जगह अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए। आपको दुकानदार के सामने डरना नहीं है, शर्माना नहीं है। आपके हाथ में पैसे हैं, आप चॉइस करवा के देख सकते हैं, आपको देखना है उस प्रोडक्ट को, आप पढ़ सकते हैं, यू कैन टेक योर ओन टाइम। कोई आपके सर पे पिस्टल नहीं रख रहा, आप मॉल में देख सकते हैं चीजों को। ये नहीं कि ऐसे ऐसे आपने उनको डाल दिया, नहीं, आप उनमें पढ़िए, उनकी डेट्स पढ़िए, उनमें इंग्रेडिएंट्स देखिए। जो जो इंग्रेडिएंट्स यूनाइटेड नेशंस या वर्ल्ड या कोई भी सोशल एजेंसी मीडिया के थ्रू अवेयर हुई है, जो लिखता है कि ये चीजें मत दीजिए, जैसे बीच में आया था बिस्किट्स के लिए कि इन बिस्किट्स के अंदर ये चीजें मिलाई जानी है। आप इन दिनों अखबार को ध्यान से देखिए, न्यूज को ध्यान से देखिए कि किन मिठाई की दुकानों पे शुद्ध के युद्ध के तहत अभियानों में देखा जा रहा है। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने इतना किया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्लास होगी, उसमें हम इस चैप्टर को पूरे तौर पे फिनिश कर देंगे, कंज्यूमर राइट्स के चैप्टर को। टिल देन टेक केयर।